इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपूर्ण भूगोल को यानी कि बिहार के कंप्लीट ज्योग्राफी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल को अध्यायवार कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अध्यायवार हम लोग 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी की जो अभी 3rd सीजीएल और 10+2 की वैकेंसी आई है उसके लिए, और फ्रेंड्स बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक आप अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपूर्ण भूगोल को यानी कि कंप्लीट ज्योग्राफी को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, अध्यायवार कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है बिहार भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 300 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है ये आपका 2.86% है। ध्यान रखेंगे इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो है बिहार का वो 13वां है। ठीक है, 13वां स्थान है। लंबाई अगर पूछा जाए कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है तो 345 किलोमीटर है। चौड़ाई पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम कितना है तो 483 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जाए बिहार का तो 173 फीट है। वहीं अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में याद रखेंगे 53 मीटर है। क्लियर, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2.86%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है इसका वो 13वां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आर्कियन युग की चट्टानों को कितनों भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि बिहार की भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया जाता है तो 4 भागों में भूगर्भिक संरचना को विभाजित किया जाता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं तो आर्कियन युग की संरचना, विंध्यन समूह की संरचना, टर्शियरी संरचना और क्वाटरनरी संरचना। अब देखिए, यहाँ आर्कियन युग पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आर्कियन युग की संरचना, विंध्यन समूह की संरचना, टर्शियरी संरचना और क्वाटरनरी संरचना। तो यहाँ पर आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है ये पूछा गया है। तो आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 भाग कौन कौन से हैं तो आर्कियन क्रम है और धारवाड़ क्रम है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, आर्कियन क्रम है और धारवाड़ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है। तो देखिए, ये जो धारवाड़ शैल समूह है, ध्यान से सुनिएगा, आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपर्दन क्रिया हुई, जिससे कि यह रूपांतरित हो गई और रूपांतरित पहली चट्टान को धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। देखिए, इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ, जहां पर मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है खनिज चट्टान इसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर कि धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है। धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं ये मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ी में मिलती है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के गया, मुंगेर, शेखपुरा जिले में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, गया, मुंगेर और शेखपुरा। उसके बाद देखिए, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए, ये सेमरी क्रम जो है फ्रेंड्स, विंध्यन समूह की चट्टानों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें और ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। और बिहार के जो निम्न विंध्यन के अंतर्गत ही सेमरी क्रम की चट्टानें आती हैं और यह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रोहतास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शियरी युग है। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं टर्शियरी युग। ठीक है, टर्शियरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ था और इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और हिमालय पर्वत के निर्माण 3 चरण में संपन्न हुआ था। यह है फ्रेंड्स कौन कौन सा तो इयोसीन कालखंड, उसके बाद ओलिगोसीन कालखंड और मायोसीन कालखंड। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में
बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है ये सबसे पुराना भाग है। उसके बाद देखिएगा कि उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। तो देखिए उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, दूसरा है बिहार का विशाल मैदान, और तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावास के आधार पर बांटा जा सकता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावास के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन सा है? तो दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्व घाटी और सोमेश्वर की श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखेंगे, देखिए पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा में शिवालिक वलित पर्वतों का क्षेत्र है। क्लियर? और देखिए यह जो है फ्रेंड्स शिवालिक पर्वत क्षेत्रीय हिमालय का ही भाग है। उसके बाद देखिए गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिएगा, गंगा का जो उत्तरी मैदान है यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। ठीक है, तो देखिए 62.86% ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। तो देखिए यहाँ पर उत्तरी बिहार के मैदान के नदियों से दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध तथा छाड़न झील का निर्माण हुआ है। तो देखिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया, उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश की, तो गंगा के मैदानी दक्षिणी सीमांत जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तृत भूभाग है, यहाँ प्राचीन चट्टान नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों की बहुलता है। तो नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह है सोन गंगा दोआब, देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। तो सेम प्रश्न है, बस 2 तरीके से पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रोहतास और कैमूर जिला में फैला हुआ है। कैमूर का यह पठार विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है जो बालू पत्थर, चूना पत्थर तथा सैल से निर्मित है। तो राइट आंसर 1280 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो है फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? तो यह है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिण बिहार का मैदान और चौथा है दक्षिण का पहाड़ी भाग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 भागों में बांटा जा सकता है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार का मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जा सकता है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स उत्तर बिहार के मैदान को 6 भागों में उप विभाजित किया जा सकता है। ये 6 भाग हैं, महानंदा का मैदान, कोसी का मैदान, कमला का मैदान, बागमती का मैदान, गंडक का मैदान और घाघरा का मैदान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 6 भागों में उप विभाजित किया जाता है इसको। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है? बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्लीस्टोसिन काल में। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है ये कौन सी है फ्रेंड्स? बताइए, राइट आंसर आप बता दीजिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो ये नदी कौन सी है?
तो फ्रेंड्स यहाँ नदी है बागमती नदी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बागमती। अगला क्वेश्चन करिएगा कि गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटानागपुर पठार तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो फैला हुआ है ये आपका फैला हुआ है 33,670 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उपविभाजित किया जा सकता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए दक्षिणी पहाड़ी भाग को जो है इसको 4 भागों में उपविभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो कैमूर का पठार है, गया का पहाड़ी क्षेत्र है, राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बाद नवादा किउल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये 4 भाग हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स ये था टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर उसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है। तो ये परतदार चट्टान की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बिहार के जिले। बिहार के जिले से संबंधित सभी प्रश्नों को अब हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे। तो देखिए फ्रेंड्स 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार की सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे धनबाद जिले के चास थाना को छोड़कर, यहाँ मैं लिखता हूँ धनबाद जिले के चास थाना को छोड़ करके संपूर्ण पुरुलिया जिला, महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज सब डिवीजन के भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किया गया और उस समय 17 जिले थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। प्रश्न पढ़ी कि 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे। तो फ्रेंड्स ये 31 जिले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 1991 में कुल कितने जिले बिहार में थे। 1991 में बढ़कर के 42 जिले हो गए तथा पुनः 51 जिलों में विभक्त किया गया था। तो देखिए यहाँ पर 42 दिया गया है, 42 जिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 जिलों को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा 22 जिलों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि पुरुलिया जिला, किशनगंज सब डिवीजन के कुछ भाग और दक्षिण बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग। तो उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। तो उस समय जो बिहार में जिलों की संख्या थी बिहार झारखंड विभाजन के समय, तो दोनों में जो थी वो 51 थी, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो आपका हो जाएगा शिवहर, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, ये आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार के 12 जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। ये कौन कौन से जिले हैं, तो सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है और कटिहार है। तो देखिए इसमें से सभी स्पर्श नहीं करती है, चूंकि सभी करते हैं तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है। तो देखिए 38वां जिला जो है फ्रेंड्स पहले 37 था, ठीक है, झारखंड का जो विभाजन हुआ उस समय, और 38वां जिला जो बना ये फ्रेंड्स अरवल बना, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसावा को बिहार में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए 1948 में सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा से बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया था। 1948 में, मई 1948 ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि कितना क्षेत्रफल है बिहार का। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो आपका है कितना, तो ये है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 2.86% है। इस प्रश्न को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो ये 13वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले जान लीजिए बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, 10,40,99,452 है, ठीक है। और देखिए बिहार में देश की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये आपका हो जाएगा आपका 8.60%। उसके बाद देखिए जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान पूछा गया है। तो जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला जो है ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो ये पटना जिला हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवहर।
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिहार का सबसे छोटा जिला। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आगे ना क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जब पूछेगा ना तो समझिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है। जब तक अगर जनसंख्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, जनसंख्या शब्द, तब तक आपको क्षेत्रफल के हिसाब से ही मानना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये शिवहर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में प्रखंडों की संख्या कितने हैं, तो एक बार ये सब ना आप एग्जाम से पहले चेक करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी 534 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमंडलों की कुल संख्या जो है ये आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद राजस्व ग्रामों की जो कुल संख्या है बिहार में ये आपका हो जाएगा 44,874। बिहार में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो है ये अभी हो जाएगा 8,398। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है, तो देखिए अभी नगर निगम 17 है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर जब आप इसको एग्जाम देने जाइएगा तो ये सब पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि नगर निगम की संख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, तो मैंने आपको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बता दिया था। तो देखिए यहाँ लंबाई पूछा गया है, तो फ्रेंड्स लंबाई जो हो जाएगा ये 345 किलोमीटर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको जो है चौड़ाई बताया था कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम जो है चौड़ाई 483 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जो है यह बिहार में प्रवेश करती है भोजपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बिहार के जलवायु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ग्लोब बनाया हुआ है, और देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसको 0 डिग्री कहा जाता है, यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। और ये वाला जो फ्रेंड्स रेखा है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जब इससे हम लोग ऊपर आएंगे, इसको मैंने 45 डिग्री बना दिया, तो इन दोनों का जो बीच का ये क्षेत्र है ये कहलाता है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। और देखिए इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, तो यहाँ पर ना ही ज्यादा गर्मी पड़ता है और ना ही ज्यादा ठंडी पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी कि सपोज यहाँ पर इंडिया होगा और इंडिया में बिहार यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब बिहार में जो है देखिए बिहार में अगर देखा जाए तो उपोष्ण जलवायु हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु। अब देखिए 3 शब्द यहाँ आपको याद रखना है, एक मानसूनी रखना है, दूसरा आपको उपोष्ण रखना है और तीसरा उष्ण आर्द्र रखना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाएंगे, आगे क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रश्न करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इधर जब आएंगे तो आप बंगाल की खाड़ी है, और देखिए बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते चले जाएंगे वहां पर जो है फ्रेंड्स आर्द्रता कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। अच्छा समुद्र से दूरी लगभग कितनी है बिहार की, तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि आपको मानसूनी याद रखना है, उपोष्ण याद रखना है और उष्ण आर्द्र जलवायु याद रखना है, भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स बिहार की जलवायु को महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं यहाँ पर, परंतु आर्द्रता की अधिकता के कारण यहाँ संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब क्या है, एक तो ये समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी है, जब इधर हम लोग बढ़ेंगे पूरब में बंगाल की खाड़ी आता है और इधर हम दूर होते जाते हैं समुद्र से, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो सही आंसर इसका हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु का अर्थ है, ऋतु का क्या अर्थ है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ऋतु का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, इसका तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा मौसम के विभाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉनसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो फ्रेंड्स ये लिया गया है किससे, ये लिया गया है आपका मौसम से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मौसम पवनें कहलाती हैं, मौसम पवनें कहलाती हैं, तो फ्रेंड्स ये कहलाती हैं वह पवनें जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल देती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन अब आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मौसम को प्रभावित करती है, तो वायु दाब, तापमान और आर्द्रता ये सभी जो है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद देखिए बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मानसूनी भी याद रखना है और उष्ण आर्द्र भी याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों दिया गया है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ई रहेगा बीपीएससी में, उपरोक्त में से एक से अधिक पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। तो बिहार के जलवायु में जो है कितने मौसम प्रचलित हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की जलवायु है तो बिहार की जलवायु देखिए यहाँ मानसूनी शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रहे कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उपोष्ण जलवायु क्षेत्र तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं। तो मैंने अभी बताया था ना कि महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो देखिए बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई हुई है 3rd सीजीएल और इंटर लेवल की भी वैकेंसी आने वाली है बिहार एसएससी की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब देखिए पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर हम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर आर्द्र जलवायु मिलेगी। और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु दिया गया है। अब देखिए यहाँ पश्चिमी भाग पूछा गया है कि बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ये अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स मेन रीजन जो है इसका ये आपका हो जाएगा, ये सभी जो दिए गए हैं, मैं वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर है, बिल्कुल कर्क रेखा के उत्तर में भारत है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के गुजर रही है और भारत की स्थिति में बिहार थोड़ा सा उधर ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ में है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है। तो यहाँ पर विषमता जो पाई जाती है ये क्यों पाई जाती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा समुद्र से दूर होने के कारण। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर जो है मौसम में विषमता पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मई और जून के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, बहती हैं बताइए। तो फ्रेंड्स ये चलती हैं 8 से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती है यह बिहार के गया में पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि तो क्यों महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, कारण क्या है इसका। तो देखिए ये स्थल आबद्ध है, जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते चले जाएंगे वहां पर महाद्वीपीयता के लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समुद्र से दूर हो रहा है, स्थल आबद्ध होते चला जा रहा है, इसी के कारण से। उसके बाद देखिए बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं ये कौन से हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग जो है यह आता है किसमें, तो CWG जलवायु क्षेत्र में, CWG जलवायु क्षेत्र में, जो कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG, इस तरह से लिखा रहता है। उसके बाद कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये तो उत्तरी बिहार पूछा गया, अगर आपसे दक्षिणी बिहार पूछ लिया जाता तो ये आपका आ जाता है AW में, दक्षिणी बिहार, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, तो AW हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है बताइए। तो देखिए अधिकांश भाग जो आता है बिहार का ये आता है CAW, ठीक है। देखिए कहाँ पर लिखा गया, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि ट्राइवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है, तो उत्तरी बिहार जो आता है फ्रेंड्स ये आपका आता है CAW, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी बिहार, तो दक्षिणी बिहार इसमें AW में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और वहीं पूछता कि थॉर्नथ्वेट के जलवायु के अनुसार अधिकांश संकीर्ण क्षेत्र किस में आता है, तो ये आता है CBW में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, तो बिहार में जो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है ये होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है, तो ग्रीष्मकाल की जो अवधि है ये आपका मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक हो जाएगा। देखिए बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है, तो ये कहाँ के मानसून से होती है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये होती है बंगाल की खाड़ी से। उसके बाद देखिए मौसम विभाग के अनुसार, अब यहाँ पर मौसम विभाग शब्द लगा दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं, तो मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः 4 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु,
उसके बाद शरद ऋतु, उसके बाद मानसून के निवर्तन अथवा प्रत्यावर्तन की ऋतु, ठीक है, मौसम के लौटने की जो ऋतु है वो हो जाएगा। तो टोटल 4 हो जाएगा मौसम विभाग के अनुसार। उसके बाद देखिए बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है ये किशनगंज में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछे कि सबसे कम कहाँ पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी तो आपने जान लिया कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, तो किशनगंज में होती है। और सबसे कम अगर पूछेगा तो भी आपको याद रखना है, तो सबसे कम औरंगाबाद में होती है। सबसे अधिक किशनगंज, सबसे कम औरंगाबाद। उसके बाद देखिए बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है यह किसके कारण होती है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है, तो देखिए बिहार में वार्षिक वर्षापात जो है ये आपका हो जाएगा 1013 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से होती है, ये होती है आपका नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों से। उसके बाद देखिए वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है, तो ये रहता है आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू होती है, तो देखिए यह मध्य अक्टूबर से जो है शुरू हो जाता है मानसून प्रत्यावर्तन, तो अक्टूबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है, तो ये हवा कौन सी है बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार में झंझावतीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण जो है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसका कारण चक्रवातीय तूफान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं ये कितने हैं, तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। एक है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम, देखिए यहाँ पर दिया गया, दूसरा है उत्तर पूर्व और तीसरा है दक्षिण, यानी कि फेज 1, उसके बाद फेज 2 और ये है फेज 3, यानी कि उपरिक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में शीत ऋतु किस माह के मध्य रहती है, शीत ऋतु पूछा गया है, तो शीत ऋतु जो रहती है ये मध्य अक्टूबर और से मध्य मार्च तक रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चक्रवातीय तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते हैं, तो ये 27 जिले प्रभावित होते हैं, ठीक है, 27 जिले। और 90% से अधिक जो प्रभावित जिला है वो बांका है, जहानाबाद है, अरवल है और नवादा है, ध्यान रखेंगे। तो ये 27 हो जाएगा। बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है, बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है तो पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदान और दक्षिण पश्चिम का मैदान, तो उपरिक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थित रही है, तो यहाँ पर स्थिति हो जाना चाहिए था, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका मध्य भाग में। उसके बाद देखिए समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है, तो आर्द्रता जो है यह न्यूनतम रहता है अप्रैल में, ठीक है। आर्द्रता सबसे कम जो रहता है ये अप्रैल में रहता है। उसके बाद देखिएगा कि नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए नॉर्वेस्टर की जो उत्पत्ति होती है ये बंगाल की खाड़ी में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूर्वी बिहार में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। बिहार राज्य की औसत वर्षा, तो औसत वर्षा जो है फ्रेंड्स ये आपका याद रखेंगे 112 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है, किस में आ जाएगा, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 से लेकर के 150 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का सबसे गर्म स्थान, तो सबसे गर्म स्थान अभी हम लोगों ने करा था ये गया है, ठीक है। चलिए बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, मैंने आपको बताया था कि औरंगाबाद हो जाएगा सबसे कम वर्षा। सबसे ज़्यादा पूछेगा किशनगंज। बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है, तो सबसे पहले वर्षा जो होती है ये होती है उत्तर पूर्वी भाग में। उसके बाद देखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है किस नाम से, तो इसको काल वैसाखी, देखिए पूर्वी भाग पूछा गया है, आम्र बौछार और नॉर्वेस्टर सभी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि शीत ऋतु में सामान्य तापमान में 5 डिग्री से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। बिहार में कब सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, तो शीतलहर जो पड़ता है फ्रेंड्स ये कब पड़ता है, ये जनवरी महीने में चलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो फ्रेंड्स ये रहता है कब तक, तो 15 अक्टूबर तक। अब यहाँ से देखिएगा जल संसाधन एवं प्रवाह क्षेत्र को अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़िएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है, भारत में पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 10%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है, तो फ्रेंड्स यह नदी गंगा नदी है, आपको पता है। उसके बाद देखिए बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं, तो बिहार में जल संसाधन के जो स्रोत हैं वो आपका कौन कौन से हो जाएगा,
तो जल संसाधन के स्रोत जो है बिहार में वो मुख्य है नदियाँ और प्रवाह तंत्र, जलप्रपात एवं जलकुंड, बरसाती पानी। तो यहाँ पर देखिए प्रवाह तंत्र, नदियाँ, कुआं ये सब दिया गया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी यहाँ पर नदी बना लीजिएगा, नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो हिमालय से इसमें से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोन नदी। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग में नहीं निकलती है? पठारी भाग से, तो पठारी भाग से जो नदी नहीं निकलती है वो नदी आपका महानंदा हो जाएगा। ठीक है, महानंदा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए महानंदा ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? तो मुख्य आधार जो है आपको पता है कि कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जल प्रवाह की स्थिति और दिशा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रथम वर्ग, दूसरा है द्वितीय वर्ग, तीसरा है तृतीय वर्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? तो अधिकांश नदियों का जो जल स्रोत है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर हिमालय की तराई। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? तो बिहार की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत? 80%, जो कि मुख्य नदियों पर निर्भर करती है। उसके बाद देखिए बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। याद रखेंगे, ठीक है, 445 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई चौसा रोहतास के निकट बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और देखिए ये बिहार में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो अभी मैंने बताया था चौसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो नदी है इसका नाम है कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार का सुख कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? कोसी नदी जो है यह गंगा में कहाँ पर मिलती है? ध्यान दीजिए, देखिए फ्रेंड्स ये जो कोसी नदी है यह काठमांडू नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई थान से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कंचनजंगा को पार करती हुई यह बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कोसी को नेपाल में सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। और देखिए यह खगड़िया के निकट गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, तो यहाँ खगड़िया के निकट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो यह कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? गंडक नदी पूछा जा रहा है, बताइए गंडक नदी जो है यह बिहार में कहाँ पर मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स गंडक नदी जो है यह देवघर की पहाड़ी में नेपाल भारत सीमा के 45 किलोमीटर उत्तर में प्रवाहित होकर के एक साथ दक्षिण दिशा में बहती हुई यह सोमेश्वर श्रेणी के निकट बिहार में सीमा बनाती है। और यह हाजीपुर और सोनपुर के बीच बहती हुई एवं मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों के समीप रेखा बनाती हुई सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, पटना के निकट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना के निकट। उसके बाद देखिएगा कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है यह बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यह पलामू के चोरहा पहाड़ी से निकल करके फतुहा के निकट आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपका यहाँ पर फतुहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ से निकलती है? तो पलामू झारखंड की चोरहा पहाड़ी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अजय नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल जो है ये जमुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अजय नदी का उद्गम स्थल। ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आपको पता है गंगा गंगोत्री से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो देखिए सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? बताइए। तो देखिए इनको जो है 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक है कर्मवर्ती सरिता और दूसरा है अकर्मवर्ती। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रमवर्ती, ठीक है, और एक है अक्रमवर्ती, याद रखेंगे।
चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है, बताइए। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। उसके बाद देखिए बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जानी जाती है। ये सब प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। ये घाघरा नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90। उसके बाद देखिए छोटी गंडक, खैना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स ये है घाघरा। गंडक की सहायक नदी इसमें से पूछा जा रहा है, तो गंडक की सहायक नदी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। उसके बाद देखिए वेलोर, पंडाई, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं। ये सब प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्र में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये बागमती नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया था आपको, सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो यह महानंदा हो जाएगा। उसके बाद देखिए महानंदा नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो फ्रेंड्स ये मिलती है मनिहारी के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मनिहारी के पास। उसके बाद देखिएगा कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल, फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपका छोटानागपुर का पठार हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये नवादा में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 35 नंबर की तामसिन जलप्रपात जो है यह किस नदी की धारा से बनी है, तो फ्रेंड्स ये बनी है महाने नदी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है, तो ये बनी है कनहर नदी। उसके बाद देखिए कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो फ्रेंड्स ये जो है बक्सर में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए कांवर झील बिहार के किस जिले में है, बेगूसराय में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है मन। ठीक है, मन का नाम आपने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है, तो ये जो औसत तापमान है ये रहता है 87 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार यानी कि गति सर्वाधिक है, उत्तरी बिहार का पूछा जा रहा है, तो ये नदी जो है बूढ़ी गंडक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, तो गोखुर झील सहरसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है ये पलामू की चोरहा पहाड़ी है, मैंने बताया था ना चोरहा पहाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्यूल नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई जो है ये आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन वाली नदी, तो ये कोसी नदी है, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमला किस नदी की सहायक नदी है, कमला जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो फ्रेंड्स यह कोसी नदी की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कोसी नदी की यह सहायक नदी है कमला नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है, बताइए। उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने में कौन सी नदी जो है ये शामिल नहीं है, तो देखिए ये नदी हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो कमला नदी जो है यह किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये जयनगर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये कोसी नदी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बिहार के सिंचाई और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखिए सिंचाई की आवश्यकता जो है ये वर्षा की अनिश्चितता, उसके बाद वर्षा की अनियमितता, वर्षा का असमान वितरण, फसलों की अधिक आवश्यकता, इन सब के कारण जो है पड़ती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। और भी बहुत कारण है इसके। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड्स बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और देखिए ये टोटल जो क्षेत्र है इसका मात्र 57% भाग ही सिंचित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54.93 लाख हेक्टेयर। उसके बाद देखिए बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन सा है, देखिए मुख्य स्रोत जो है ये नहर है, तालाब है, आहर है, उसके बाद नलकूप है, कुआं है और अन्य भी साधन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर पूछेगा बिहार में सिंचाई क्षेत्र तो सबसे बड़ा जो है ये नलकूप हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भारत का कुल अंतर्भौम जल स्तर में बिहार का प्रतिशत कितना है, बताइए। तो देखिए बिहार का जो प्रतिशत है फ्रेंड्स वो आपका कितना है, तो ये है 5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5% है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का निबल बुनाई का क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर है। ये सब प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सकल बुआई का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक सिंचित वाला जो जिला है ये आपका हो जाएगा अरवल, ठीक है। अरवल सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए नहर सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले जो हैं ये रोहतास है, पश्चिम चंपारण है, औरंगाबाद है, कैमूर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिएगा कि नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ये पटना है, मुजफ्फरपुर है, कटिहार है, बेगूसराय है, किशनगंज है, समस्तीपुर है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर इसका। आहर पाइन सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन से हैं। तो आहर पाइन सिंचाई में अग्रणी जिले गया, नवादा, जमुई, बांका, औरंगाबाद, कैमूर ये सभी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जल के स्रोत हैं, तो देखिए बिहार में जो जल के स्रोत हैं ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बिहार में जल के जो स्रोत हैं ये धरातलीय जल का स्रोत है, भूमिगत भी है और वर्षा का भी जल है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक है। मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूगर्भिक जल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उत्तरी बिहार के किन नदियों द्वारा निकाले गए नहरों से सिंचाई की जाती है। तो ये गंडक, कोसी, कमला उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पूर्वी भाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, लघु सिंचाई परियोजना जो है ये कहलाती है। तो ये 2 लाख एवं इससे कम हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना जो है ये 2 लाख से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को कहा जाता है। उसके बाद देखिए वृहत सिंचाई परियोजना, ठीक है, वृहत सिंचाई परियोजना जो है ये कहा जाता है 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला प्रश्न है कि भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा गया है। भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा गया है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा 2 श्रेणी में बांटा गया, एक गंगा के उत्तरी भाग, दूसरा है गंगा के दक्षिण की समतल भूमि यानी कि मध्य बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार और मध्य बिहार। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में नहर प्रणाली थी। तो स्वतंत्रता के पूर्व की जो नहर प्रणाली थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सोन नहर प्रणाली थी, सोन नहर प्रणाली, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं। बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, बिहार में 2 प्रकार की नहरें, एक है नित्यवाही नहरें, यहां मैं लिख देता हूं नित्यवाही नहरें, ठीक है, और दूसरा है अनित्यवाही, दूसरा है अनित्यवाही नहरें। देखिए नित्यवाही नहर का मतलब क्या होता है कि वे नहरें जो पूरे साल भर, ठीक है, इसमें जल भरा रहता है। और दूसरा जो अनित्यवाही जो है इनमें क्या होता है, बरसात के मौसम में जब नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो फ्रेंड्स ये अतिरिक्त जल इस नहरों में छोड़ा जाता है, तभी पानी इसमें आती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी। तो इसका उल्लेख पुराण में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो देखिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1874 में, 1874 में, ध्यान रखेंगे 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोन की नहरें किन जिलों को सिंचित करती हैं। तो देखिए सोन की जो नहरें हैं फ्रेंड्स यह सिंचित करती हैं किसको, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, सोन की नहर जो है ये सिंचित करती है आपको पटना, गया, शाहबाद उपयुक्त सभी को। उसके बाद देखिएगा कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में हुआ है, 1904 में हुआ है। और यह नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान में गंडक नदी से निकाली गई है। तो 1904 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से हुआ था। तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स यह हुई थी 1955 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1955 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, बताइए। तो देखिए ये जो सिंचाई परियोजना है ये गंडक सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गंडक सिंचाई परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है। तो बिहार में ये कितना प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स ये है आपका 7.34%। उसके बाद देखिए बिहार में नलकूपों द्वारा कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। नलकूप से सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो होता है कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 34.88 लाख हेक्टेयर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत तो मैंने बताया था आपको नलकूप हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में अभी मैंने बताया था कि गंडक नदी से यह निकाली गई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गंडक। उसके बाद देखिए भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय, यह परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो देखिए ये जो दुर्गावती जलाशय है, दुर्गावती जलाशय जो है पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो योजना है दुर्गावती जलाशय योजना, यह फ्रेंड्स कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख हैं। बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं ये प्रमुख हैं। तो ये हैं आपके 3, ठीक है, 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं ये प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिहार में जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें से हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। उसके बाद देखिए कोसी नदी घाटी परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत है, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। अभी हमने बताया था गंडक नदी घाटी परियोजना भी बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1955 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना किस सरकार की परियोजना है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा ये भारत और नेपाल सरकार की। तो उपरिक्त भारत, नेपाल और यहाँ पर देखिए बिहार सरकार तो है ही, तो उपरिक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, और दुर्गावती परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिएगा बरनार परियोजना, एक यहाँ पर नाम याद रखेंगे, बरनार परियोजना। बरनार परियोजना जो है यह जमुई जिले में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बागमती परियोजना पूछा जा सकता है, तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब मृदा संसाधन से संबंधित प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न पढ़िएगा कि मिट्टी के निर्माण के कारक क्या हैं। मिट्टी के निर्माण के जो कारक हैं ये आधारभूत चट्टान, जलवायु, स्थलाकृतिक, उचावच, तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान, यहाँ वैश्विक बना लीजिए, वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। तो फ्रेंड्स ये कब किया था, तो ये किया था 2015 में। ठीक है, 2015 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां सीमित रूप से पाई जाती हैं, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग में। उसके बाद देखिएगा कि गया जिले में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं। तो देखिए गया जिले के किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है मध्य भाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गया के पहाड़ी भाग में आर्कियन एवं धारवाड़ काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राजगीर, किऊल, नवादा, बांका में किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आग्नेय शैल और क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, 90%, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण स्थित जलोढ़ मैदानों को क्रमशः हिमालय तथा छोटा नागपुर और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादों की प्राप्ति होती है। बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए अगर हम बात करें तो मूल चट्टानों, भू आकृति और आर्द्रता के आधार पर बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। ये है उत्तर बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदानी भाग की मिट्टी और दक्षिणी पठारी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 3 हो जाएगा। वहीं निर्माण प्रक्रिया के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बिहार में, अवशिष्ट मिट्टी और या प्रवाही या जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है। उत्तरी बिहार की नदियों को पूछा गया है, तो देखिए उत्तरी बिहार की मिट्टियों को, ठीक है, उत्तरी बिहार की मिट्टियों को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह अवशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी के जो घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें किस तरह की मिट्टी पाई जाती है।
तो उसमें डोमट मिट्टी पाई जाती है, डोमट मिट्टी, ठीक है, बाल सुंदरी मिट्टी इसको कहा जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उपविभाजित किया गया है। अब दक्षिण बिहार पूछा जा रहा है, तो देखिए दक्षिण बिहार की जो मिट्टियाँ हैं उनको भी 4 भागों में उपविभाजित किया गया है। कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, ठीक है, टाल मिट्टी। उसके बाद बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिण पहाड़ी जो सीमांतर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है यह कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक यह पाई जाती है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पूर्णिया है, दरभंगा है, सहरसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कगारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो कगारी भाग में जो है यह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोमट मिट्टी पाई जाती है। और देखिए दोमट मिट्टी जो है यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेकर के सहरसा तक, फिर दरभंगा मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग से लेकर के संपूर्ण सारण और चंपारण के शेष दक्षिण पश्चिम भाग तक पाई जाती है। उसके बाद देखिए बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौर जो है यह मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है। टाल या चौर मिट्टी जो है यह बिहार में कहाँ पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिहार में पटना, बक्सर, भागलपुर सभी जगह पाई जाती है, ठीक है। मुंगेर में भी ये पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर कि लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, ठीक है, देखिए इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है और यह मिट्टी कैमूर पठार और गंगा सोन दोआब के संधि स्थल पर भी पाई जाती है। और देखिए ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये कैमूर, पूर्णिया, नालंदा, भागलपुर, इनमें से बताना है कि कहाँ पर पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैमूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। दलदली मिट्टी जो है ये पाई जाती है किशनगंज, सीतामढ़ी और सुपौल उपरोक्त सभी में। बिहार में बाल सुंदरी यानी कि दोमट मिट्टी का प्रधान फसल क्या है। तो देखिए दोमट मिट्टी में जो मुख्य फसल होता है वो आपका हो जाएगा धान, गेहूं, उसके बाद गन्ना, मक्का, तंबाकू, आम, लीची, केला, ये सब होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, मक्का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार की किस जिले में है। कॉप मिट्टी की प्रधानता जो है ये बिहार में भागलपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो अधिकांश भाग जो है आच्छादित किससे हैं। तो फ्रेंड्स ये है कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कछारी मिट्टी से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में दियारा मृदा या फिर स्थलाकृति की प्रधानता है। दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका खगड़िया में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाबर का क्षेत्र, याद रखेंगे इसको भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाबर का मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 24 नंबर कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो तराई प्रदेश जो विस्तृत है यह आपका विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि समस्याग्रस्त है। तो यह है आपका 30%। बिहार में रासायनिक खाद की खपत में वर्ष 2013-14 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 19.85%। रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है। तो बिहार में देखिए ये आप लोग ये जो है ना आंकड़ा बदलते रहता है, ये एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। तो गंगा की जो मैदानी भाग की मिट्टियाँ हैं ये पूछा गया है किस प्रकार की हैं। तो ये है अपूर्ण मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जाता है बांगर मिट्टी। गंगा के दक्षिणी मैदान के भाग में रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, तो अभी मैंने आपको बता दिया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो सर्वाधिक विस्तार जो है बिहार में इसका है आपका पूर्णिया और सहरसा में। उसके बाद देखिए बिहार में खादर मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? खादर मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र जो है ये आपका कौन सा है? तो देखिए ये कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, उसके बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग तक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में अबरख मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये फ्रेंड्स पाई जाती है नवादा में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में जो मिट्टी नहीं पाई जाती है वो बलथर मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, बलथर मिट्टी जो है यह नहीं पाई जाती है। यह पहाड़ी, तलहटी और मैदानी भाग के संधि स्थल में पाई जाती हैं। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। आखिरी क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स प्लीज।